अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय लवली स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट होगी, बहुत ही ज़्यादा शानदार होगी, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आपके बिहार, यूपी, झारखंड पैरामेडिकल की परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो बच्चों आज की जो क्लास होगी वो फुल्ली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड होगी, यानी केमिस्ट्री के हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार हैं, तो इस चैनल को बच्चों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो बच्चों पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से भी अवश्य जुड़ जाइए, यानी डेली क्लासेस पीडीएफ के लिए। बच्चों देखिए, यहाँ पर मैं कुछ बता देना चाहता हूँ आपको। डेली क्लासेस पीडीएफ के लिए है ना बच्चों, डेली क्लासेस पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम को इंस्टॉल कर लेना होगा सबसे पहले। काफ़ी बच्चों के पास टेलीग्राम ऐप होगा, जिनके पास नहीं है तो आप लोग कृपया करके टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको सर्च बॉक्स में जाना होगा और वहाँ सर्च करना होगा स्टडी विथ रितेश। जी हाँ, स्टडी विथ रितेश सर्च करके इस चैनल को ज्वाइन कर लेना होगा। अगर इसको ज्वाइन करने से फ़ायदा यही होगा बच्चों, आपको डेली पीडीएफ मिलेगा, है ना, डेली नोट्स वगैरह मिलते रहेगा। साथ ही साथ कोई लेटेस्ट अपडेट्स आता है तो वो भी मिलेगा, लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट्स वगैरह मिलते रहेगा आपको। और टेस्ट भी आयोजित किया जाता है प्रत्येक रविवार को, तो वो भी आप दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्जेस नहीं है बच्चों। ठीक है, तो पीडीएफ नोट्स, अपडेट्स वगैरह और टेस्ट पेपर वगैरह, ये सभी चीज़ें जो है बच्चों आपको फ्री में मिलेंगी। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, क्लास ओवर हो जाने के बाद आप लोग क्या कीजिए, टेलीग्राम को इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद वहाँ पे सर्च बॉक्स में जाना है, स्टडी विद रितेश सर्च करना है और हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, चलिए बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है, पॉलीथीन किस यौगिक का बहुलक है? बच्चों, ये जो पॉलीथीन होता है जो डेली यूजेस में लिया जाता है, ये किस यौगिक का बहुलक है? मेथेन का, एथेन का, एथीन का, या एथाइन का? जल्दी से जवाब दीजिएगा, बेहद सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। पॉलीथीन जो है किस यौगिक का बहुलक है? तो जी हाँ बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी यानी एथीन, देन आपका आंसर सही है। तो याद रखना है, एथीन जो है ना, ये बहुलीकृत होकर पॉलीथीन बहुलक का निर्माण करती है। ठीक है, क्या याद रखना है, एथीन जो है ना, ये क्या हो जाती है बच्चों, बहुलीकृत हो जाती है ना। एथीन जो है बहुलीकृत होकर, एथीन जो है बहुलीकृत होकर पॉलीथीन बहुलक का निर्माण करती है। ठीक है, पॉलीथीन बहुलक का निर्माण करती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, फेन पलवन विधि। फेन पलवन विधि जो है इस अयस्क के लिए प्रयोग की जा सकती है। किस अयस्क के लिए प्रयोग की जा सकती है? बॉक्साइट के लिए, जिंक ब्लेड के लिए, चूना पत्थर के लिए, या कैलामेन के लिए? जल्दी से बताइएगा, फेन पलवन विधि, फेन पलवन मेथड जो है ये किस अयस्क के लिए प्रयोग किया जा सकता है? बताइएगा किस अयस्क के लिए प्रयोग किया जा सकता है बच्चों। तो जी हाँ, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी यानी जिंक ब्लेड, देन आपका आंसर सही है। तो बच्चों आपको याद रखना है ना, आपको एक बात याद रखना है कि ये जो फेन पलवन विधि है ये सल्फाइड अयस्क में उपयोग होती है और इसी विधि से हम लोग जिंक ब्लेड से सल्फर अलग कर सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे लिख सकते हो बच्चों कि ये जो फेन पलवन विधि है, ठीक है, ये जो फेन पलवन विधि है ये सल्फाइड अयस्क में प्रयुक्त होती है। किसमें? यानी सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क में प्रयुक्त होती है। ठीक है, हाँ, पलवन विधि जो है ये सल्फाइड अयस्क में प्रयुक्त होती है और इसी प्रकार जो है, अतः इसी विधि से बच्चों हम लोग जिंक ब्लेड को जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ZnS बोलते हैं, यानी जिंक सल्फाइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसी विधि से जिंक ब्लेड से सल्फर अलग भी किया जा सकता है, जिंक ब्लेड से सल्फर अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे, फेन पलवन विधि इस अयस्क के लिए प्रयोग की जाती है, तो किसके लिए? जिंक ब्लेड के लिए, क्योंकि देखिए इस विधि में जो है सल्फाइड अयस्क में प्रयुक्त होती है। ये विधि जो है ना, पलवन विधि,
पहलवान विधि जो है ये सल्फाइड अयस्क में प्रयुक्त होती है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो ZnS, इसको क्या बोलते हैं, जिंक सल्फाइड भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो ये विधि जो है सल्फाइड अयस्क में उपयोग होती है। तो सल्फाइड अयस्क कौन सा हो सकता है, यहाँ पे जिंक ब्लेडी हो सकता है ना, क्योंकि इसका सूत्र क्या होता है, ZnS होता है, यानी जिंक और सल्फाइड एस से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आ चुका है। यदि अभिक्रिया N2O4 साम्य अवस्था 2NO2 में N2O4 के विघटन अंश डिग्री अल्फा हो तो साम्य पर N2O4 व Na2 के कुल मोलों की संख्या क्या है, यही आपको ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इक्विलिब्रियम से लिया गया है, साम्य अवस्था से लिया गया है। ठीक है, तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखना है आपको। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक अभिक्रिया दी गई है। ठीक है, एक अभिक्रिया दी गई है N2O4 और ये साम्य अवस्था में है, यानी इक्विलिब्रियम पर है, और ये 2NO2 है। ठीक है, यानी एक अभिक्रिया दी गई है जो कि साम्य अवस्था पर है, यानी इक्विलिब्रियम पर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, इसको 1 के बोल लीजिए। अब यहाँ पर दूसरे पॉइंट में देखिए, यहाँ पर बोल रहा है, अब यहाँ पर बोल रहा है ना बच्चों, N2O4 के विघटन अंश जो है ये अल्फा है। यानी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन N2O4 का दे दिया है अल्फा। ठीक है, यानी अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर विघटन अंश कितना दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना। यदि मैं आपसे पूछूं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन लिख लीजिएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना दे दिया है, ये अल्फा दे दिया है। ठीक है, हाँ, विघटन अंश जो है अल्फा दे दिया गया है। अब आपको निकालना क्या है बच्चों, तो अब यहाँ पर आपको देखिए तीसरे पॉइंट में क्या लिखना है, यहाँ पर निकालना क्या है, N2O4 व NO2 है ना, इसमें कुल मोलों की संख्या निकालनी है। यानी N2O4 व NO2 का नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम पे कितना होगा, यही निकालना है। यानी नंबर ऑफ मोल्स निकालना है एट इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, तो अब ये बनेगा कैसे, तो सबसे पहले रिएक्शन लिखना होगा। ठीक है बच्चों, तो रिएक्शन क्या दिया है, देखिए, तो रिएक्शन क्या दिया है आपको, यहाँ पे बच्चों रिएक्शन दिया गया है N2O4 और ये साम्य अवस्था में है, यानी इक्विलिब्रियम पर है 2NO2। ठीक है, तो सबसे पहले चेक कीजिए बैलेंसिंग है कि नहीं है। हाँ, तो ये दोनों तरफ जो है बैलेंसिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जब टाइम 0 होता है, यानी समय 0 होता है ना, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना दे दिया गया है, यानी N2O4 का देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कॉन्सेंट्रेशन कितना दे दिया गया है। यानी देखिए समय 0, यानी जब समय 0 रहता है तो N2O4 है ना, N2O4 के विघटन अंश जो है कितना दे दिया गया है, अल्फा दे दिया गया है। यानी बच्चों जब समय, देखिए ध्यान से समझना है, जब समय 0 रहता है ना, जब समय 0 रहता है, यानी जब टाइम 0 है, तो इसका कंसंट्रेशन किसका, NO2O4 का सांद्रता कितना दे दिया गया है, देखिए तो अल्फा दिया है ना, यानी N2O4 के विघटन अंश अल्फा, तो ये अल्फा कर लेना है। ठीक है, तो इसका कंसंट्रेशन कितना दिया है, अल्फा दिया है। ठीक है, और फिर ये 2NO2 कितना हो जाता है, ये 0 हो जाता है, क्योंकि इसका जब अल्फा दे दिया गया है तो ये समय पे 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका कंसंट्रेशन 0 हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद जो है, अब यहाँ पर एट इक्विलिब्रियम पे बात करें, यानी साम्य अवस्था पर ये कितना हो जाएगा, तो ये देखिए हमारा n है, तो यहाँ पर 1 बोल सकते हैं, यानी 1 मोल दिया गया है, तो क्या करेंगे, 1 में से अल्फ़ा को घटा लेंगे, यानी 1 में से अल्फ़ा घटा लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अब यहाँ पर ये अल्फ़ा जो है बच्चों, ये 1 माइनस अल्फ़ा हो गया ना, है ना, क्योंकि यहाँ पर 1 मोल है n का, इसीलिए हम इसको 1 माइनस अल्फ़ा कर देंगे। ठीक है, यानी देखिए यहाँ पर n जो है ये 1 मोल है, कुछ नहीं है तो 1 है यहाँ पे, तो 1 मोल है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 माइनस अल्फ़ा कर देंगे। ठीक है, और ठीक इसी प्रकार अब यहाँ पर देखिए अल्फ़ा निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 अल्फ़ा हो जाएगा। 2 अल्फ़ा क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 मोल है n के, इसीलिए यहाँ पे 2 अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अब इन्हीं दोनों को जोड़ देना है, इन्हीं दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो यहाँ पर आपको जो है टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकल कर आ जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या हो जाए, तो अब यहाँ से टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं बच्चों, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी
टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, अभी ये 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा आया था, है ना। तो यहाँ से देखिए तो 1, अब देखिए यहाँ पर प्लस 2 अल्फ़ा, यहाँ पे माइनस अल्फ़ा है, तो क्या हो जाएगा, दो में से एक को घटा दीजिएगा तो एक ही अल्फ़ा बचेगा, यानी 1 प्लस अल्फ़ा। तो 1 प्लस अल्फ़ा जो है आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हाँ जी, ऑप्शन नंबर डी जो है यानी 1 प्लस अल्फ़ा इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लुईस क्षार है। देखिए बच्चों, लुईस क्षार और लुईस अम्ल के बारे में काफ़ी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, हर एक प्रश्न को कवर करेंगे आज की इस क्लास में। यानी देखिए 2011 में भी पूछा है, 12 में भी पूछा था, 2018 भी और 19 के पेपर में भी, और 21 वाले पेपर में भी आया था, इस बार भी पूछा था, है ना बच्चों, पूछा था कि नहीं पूछा था बच्चों। अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा तो लुईस अम्ल से रिलेटेड एक क्वेश्चन था या नहीं था, आप ही लोग बताइए। था ना, लुईस अम्ल से था, लेकिन यहाँ पे लुईस क्षार है, लेकिन वो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कौन सा था। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन है NH3 और SiFG, और इसका पावर 2 माइनस है, HCO3 है, Fe3 प्लस है। जल्दी से बता दीजिए, Fe3 प्लस। चलिए जल्दी से बताइएगा यहाँ पे लुईस क्षार कौन सा है। तो जी हाँ बच्चों, यदि आपने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी NH3, देन आपका आंसर सही है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं आपको लिखवा देता हूँ, डायरेक्ट रट लीजिएगा। ठीक है, डायरेक्ट रट लेना है बच्चों कि लुईस अम्ल कौन कौन से हो जाएंगे। देखिए लुईस अम्ल आपका होता है NH4 प्लस हो जाएगा, ठीक है, NO2 प्लस हो जाएगा, ACl3 हो जाएगा, FeCl3 हो जाएगा, SO3 हो जाएगा, Cu+2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यही है, जितने भी घनायन है यानी कैटाइंस है वह सभी अम्ल होते हैं। कौन से अम्ल हो जाएंगे, लुईस अम्ल हो जाएंगे। देखिए घनायन, सब पे घनायन है, देखिए बच्चों, है ना। तो भाई जितने भी घनायन है कैटाइंस है वह सभी अम्ल होते हैं। ठीक है, तो लुईस अम्ल ये सब हो जाएंगे। लुईस क्षार की बात की जाए तो लुईस क्षार जो है आपका कौन कौन सा हो जाएगा, तो OH माइनस हो जाएगा, NH2 माइनस हो जाएगा, Cl हो जाएगा माइनस, ठीक है, और NH3 भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लुईस क्षार पूछा था तो ये NH3 ही होगा हमारा। ठीक है, बाकी ये सब जितने भी देख रहे हो ये सभी क्या है, ये सभी बच्चों लुईस अम्ल है। ठीक है, लुईस अम्ल, तो ये मैंने जितने लिखवाए हैं ना, इनको आप लोग डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। ठीक है, लुईस अम्ल और लुईस क्षार कौन। अब देखिए इस बार प्रश्न में पूछा गया था बच्चों लुईस अम्ल कौन है, और ये आंसर में था 2021 का जो क्वेश्चन में पूछा गया था, लुईस अम्ल कौन है, निम्नलिखित में से लुईस अम्ल कौन है, और ऑप्शन में एक ये दिया हुआ था, तो यही हमारा राइट आंसर हो गया था। ठीक है, ACl3, तो आपको याद रखना है, 2021 में आ रखा है। ठीक है, तो सबको याद कर लेना है लुईस अम्ल कौन से हैं, लुईस क्षार कौन से हैं। ठीक है, चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक रंगीन है, कौन सा कंपाउंड जो है कलर्ड है, आपको बताना है। NO, N2O, NO2, NH3, जल्दी से बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक रंगीन है, जल्दी से बताना है कौन सा कंपाउंड जो है कलर्ड है। तो जी हाँ बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी यानी NO2, देन आपका आंसर सही है। तो बच्चों NO2 जो है यहाँ पे, NO2 ये क्या है, NO2 क्या है बच्चों, तो NO2 यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। क्या है, ये हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। क्या है बच्चों, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना, यानी NO2 ये क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, और ये एक भूरे रंग की गैस होती है, यानी ये एक यौगिक रंगीन गैस है। ठीक है, हाँ, तो आपको याद रखना है ये भूरे रंग की गैस होती है, भूरे रंग की गैस है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा यौगिक रंगीन है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 जो है ये एक यौगिक रंगीन है, और ये भूरे रंग की गैस होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, यह प्राकृतिक गैस और गोबर गैस दोनों में विद्यमान है। आपको बताना है कौन प्राकृतिक गैस और गोबर गैस दोनों में विद्यमान है। C2H6, H2, CH4, C3H8, जल्दी से बताइएगा प्राकृतिक गैस और गोबर गैस दोनों में विद्यमान कौन है। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे प्राकृतिक गैस और गोबर गैस दोनों में विद्यमान कौन सी है। हाँ जी, तो यहाँ पे CH4 यदि आपका आंसर आ रहा है देन आपका आंसर सही है। तो बच्चों CH4 यानी मीथेन, है ना, मीथेन जो है
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों प्राकृतिक गैस में भी मीथेन होता है, गोबर गैस में भी मीथेन होता है ना। गोबर गैस का मुख्य घटक ही यहाँ पे मीथेन गैस होता है, ठीक है। प्राकृतिक गैस में भी मीथेन की मात्रा पाई जाती है। तो यहाँ पे CH4 यानी मीथेन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि बायोगैस का मुख्य घटक, बायोगैस का मुख्य घटक यानी मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, तो क्या होता है ये? बायोगैस का मुख्य घटक जो है मीथेन होता है, ठीक है, मीथेन। और गोबर गैस में भी बच्चों मीथेन होता है, गोबर गैस का भी मुख्य घटक जो है मीथेन होता है, याद रखना है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है निस्तापन किसको धातु ऑक्साइड में परिवर्तित कर देगा? बच्चों निस्तापन जो है किसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा? कैलामीन को, कॉपर ग्लास को, फ्लोर स्पार को या स्नेवार को? जल्दी से बताइएगा, निस्तापन जो है किसको धातु ऑक्साइड में परिवर्तित कर देगा? देखिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी आपके पैरामेडिकल में काफ़ी रिपीट हुए हैं, है ना बच्चों, काफ़ी रिपीट हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को अच्छे से कर लेना है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो अगर ऐसे क्वेश्चंस फिर से पूछे जाते हैं तो, है ना। जल्दी से बताइए निस्तापन जो है किसको धातु ऑक्साइड में चेंज कर देगा? तो जी हाँ, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी यानी कॉपर ग्लास को, देन आपका आंसर सही है। तो बच्चों यहाँ पे आपको याद रखना है निस्तापन जो है कॉपर ग्लास को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित कर देगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ये कॉपर ग्लास हो गया, इसको हम लोग ताम्र ग्लास भी कहते हैं, इसको हम लोग ताम्र ग्लास भी कहते हैं, ताम्र ग्लास। तो इसका रासायनिक सूत्र कभी कभी पूछ लेता है, ताम्र ग्लास का रासायनिक सूत्र क्या आप लोग बता सकते हैं? इसका रासायनिक सूत्र, इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो इसका केमिकल फार्मूला होता है बच्चों Cu2S, ठीक है, याद रखिएगा Cu2S होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों अगला प्रश्न है एथेनॉल K2Cr2O7 प्लस H2SO4 के साथ गर्म करने पर अभिक्रिया कर यह उत्पाद देता है ना। यानी देखिए बच्चों जब यहाँ पे एथेनॉल का रिएक्शन हम लोग K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाएं, है ना। यदि एथेनॉल का रिएक्शन यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाएं तो हमें कौन कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा यही बताना है। तो आइए एथेनॉल का केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो आप सभी जानते होंगे केमिकल फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, C2H5OH, ठीक है। तो जब एथेनॉल का रिएक्शन यहाँ पे K2Cr2O7 तथा H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएं, यानी जब यहाँ पे देखिए क्या एथेनॉल है, ये क्या है हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट है और ये क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल है। यानी जब हम लोग तीनों का रिएक्शन करवाएंगे तो हमको क्या उत्पाद मिलेगा, क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों ये क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा CH3CHO मिल जाएगा यानी एसिटल्डिहाइड मिल जाएगा। साथ ही साथ बच्चों यहाँ पे आपको याद रखना है कि K2SO4 भी मिलेगा यानी पोटेशियम सल्फेट भी मिलेगा। और फिर इसके बाद जो है आपको CrSO4 का थ्राइस यानी हमारा क्या हो जाएगा क्रोमियम सल्फेट भी मिलेगा, प्लस में वाटर भी मिलेगा, ठीक है। तो ये चारों उत्पाद हो जाएंगे। अब देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर देखिए सी क्या है, CH3CHO यानी ये हमारा क्या है एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है, यानी यही हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देख रहे हो ना, जब हम लोगों ने इन तीनों का रिएक्शन आपस में करवाया तो हमको क्या क्या मिला, ये एसिटल्डिहाइड मिला, साथ ही साथ ये पोटेशियम सल्फेट मिला और ये हमारा क्रोमियम सल्फेट मिला और ये वाटर मिला। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन में था, ये था CH3CHO, है ना, यानी हमारा एसिटल्डिहाइड होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों अगला प्रश्न है गैसीय अभिक्रिया के वेग को व्यंजक के ए की सांद्रता बी की सांद्रता से दिया जाता है यदि अभिक्रिया पात्र का आयतन अकस्मात प्रारंभिक आयतन का 1/4 हो जाता है तब अभिक्रिया का वेग मूल वेग का होगा। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका इक्विलिब्रियम से है यानी साम्यावस्था से है। जी हाँ दोस्तों, हमेशा इस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है, चाहे आप 2010 का पेपर देखिए, 11 का पेपर देखिए, 12 का पेपर देखिए, यहाँ तक कि 19 और 20 का भी पेपर देखिएगा पैरामेडिकल का, तो यहाँ से यानी इस टॉपिक से प्रश्न पूछा ही जाता है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को ध्यान से बच्चों समझना है। बच्चों यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखना है। तो बच्चों यहाँ पर जो दर समीकरण दिया गया है,
दिया, देखिए दर समीकरण जो दिया गया है ये दिया गया है, ठीक है। यानी क्या दिया गया है यहाँ पे आर बराबर आपको दिया गया है के और ए की सांद्रता गुने बी की सांद्रता दिया गया है, ठीक है। इसको R1 मान लीजिए और इसको समीकरण 1 बोल दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है ना, यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि अगर अभिक्रिया पात्र का आयतन जो है अकस्मात प्रारंभिक आयतन का 1/4 हो जाता है, तब अभिक्रिया का वेग जो है, नया वेग मूल वेग का कितना होगा ये बताना है, ठीक है। तो इतना कर लेने के बाद आपको एक चीज़ याद होना चाहिए बच्चों, यहाँ पे जो सांद्रता है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतना कर लेने के बाद आपको सांद्रता का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे देखिए सांद्रता जो है, तो सांद्रता बराबर होता है मोल बटा आयतन, और ये लीटर में होता है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं सांद्रता आयतन के साथ कैसा रिलेशन बनाता है, देखिए यहाँ पर आयतन की ही बात की गई है ना, तो अगर मैं आपसे पूछूं सांद्रता आयतन के साथ कैसा रिलेशन बनाया, यानी वॉल्यूम के साथ, तो क्या जवाब दीजिएगा। यानी यहाँ पे सांद्रता जो है वॉल्यूम के साथ इन्वर्सली रिलेशन बनाया कि नहीं बनाया, यानी इसके व्युत्क्रमानुपाती हुआ कि नहीं हुआ, ऑफकोर्स हुआ। तो अगर देखिए अब यहाँ पे बोला है ना, आयतन जो है 1/4 हो जाता है, यानी आयतन जो है 1/4 हो जाता है। तो अगर आयतन 1/4 होगा, है ना, यहाँ पर आयतन 1/4 होगा, तो सांद्रता क्या होगा, ये 4 गुना हो जाएगा। ये 4 गुना होगा कि नहीं होगा बच्चों, क्योंकि भाई इन्वर्सली रिलेशन है ना, इन्वर्सली है, होगा कि नहीं होगा। अगर आयतन 1/4 हो जाता है, यानी 1/4 हो जाता है, तो बच्चों सांद्रता 4 गुना होगा, क्योंकि ये तो इन्वर्सली रिलेशन है ना, सांद्रता और आयतन के बीच इन्वर्सली है, यानी ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। अगर आयतन 1/4 होगा तो इस सांद्रता कितना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। समझ में आ गया, वेरी गुड, 4 गुना हो जाएगी, ठीक है। तो इतना तो समझ गए कि 4 गुना हो गई। तो अब यहाँ पर, हाँ 4 गुना हो जाएगी। तो अब यहाँ पर R1 ये इक्वेशन है, ठीक है। अब इसके बाद R2 एक इक्वेशन लिखना होगा, यानी R2 बराबर K। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखते थे, ए की सांद्रता, लेकिन अब जो है कितनी, देखिए सांद्रता कितनी हो गई है, 4 गुना हो गई है ना। पहले तो ए सांद्रता थी ना, ए की सांद्रता, लेकिन अब 4 गुना हो गई है, तो क्या करेंगे, 4A लिख देंगे, 4 गुना हो जाती है, इसीलिए 4A, और फिर यहाँ पे 4B, सांद्रता 4B, ठीक है। क्योंकि बच्चों 4, देखिए सांद्रता जो है ना, देखिए 4 गुना हो गई है। पहले ए थी ना सांद्रता, ए की सांद्रता और ये बी की सांद्रता, लेकिन अब जो है सांद्रता 4 गुनी हो गई है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4A कर देंगे सांद्रता और 4B कर देंगे, ठीक है। तो इतना तो समझ गए ना बच्चों। तो यहाँ से अब देखिए इतना समझ गए, तो R2 बराबर देखिए 4 गुने 4 16, और K और फिर A की सांद्रता और गुने में B की सांद्रता। तो यहाँ से R2 बराबर 16। अब इतने की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, K A की सांद्रता गुने B की सांद्रता। इतने की जगह देखिए तो K A की सांद्रता गुने B की सांद्रता, इतने की जगह हम लोग R1 लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं, ऑफकोर्स। तो अब आप ही बताइए, अभिक्रिया का जो नया वेग आया है वो मूल वेग के कितने गुने के बराबर है, तो 16 गुने के बराबर है। समझ में आया। यानी अभिक्रिया का यही पूछा है ना, अभिक्रिया का जो वेग है, नया वेग, वो मूल वेग का कितना है। तो अभिक्रिया का जो नया वेग आया है वो मूल वेग के 16 के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बच्चों समझ में आया, एक बार जल्दी से मैसेज कर दीजिए। चलिए बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन दिया जाए इसी पे बेस्ड, एक और क्वेश्चन आपको दिया जाए बच्चों, एक और क्वेश्चन दिया जाए। चलिए एक और क्वेश्चन करके दिखाइए बच्चों, बहुत ही क्वेश्चन आता है ऐसा, ठीक है, ऐसा हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों देखिए एक और क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है। गैस अभिक्रिया की दर व्यंजक यानी K बराबर कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर स्क्वायर है, कंसंट्रेशन ऑफ B का पावर क्यूब है, ठीक है। इसके द्वारा जो है दर्शाया गया है इस समीकरण को। और अभिक्रिया के पात्र का आयतन जो है आरंभिक आयतन का देखिए आधा हो जाता है, आरंभिक आयतन का आधा हो जाता है। तो मूल दर जो है ना, मूल दर की तुलना में अभिक्रिया की दर क्या होगी, यानी नई अभिक्रिया की दर क्या होगी मूल दर की तुलना में, यही बताना है आपको, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब देखिए फिर से यहाँ पे देखिए ए की सांद्रता का स्क्वायर दिया था और बी की सांद्रता का क्यूब दिया था, ठीक है। और यहाँ पर बोल रहा है कि आयतन जो है आधा हो जाता है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ सांद्रता
अभी मैंने बताया था सांद्रता का सूत्र होता है वो क्या होता है, सांद्रता का। पहले काम करते हैं, जो समीकरण दिया गया है ना, यानी जो रेट एक्सप्रेशन दिया गया है, जो दर समीकरण दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो आर बराबर क्या दिया गया है, के। देखिए आर बराबर जो है क्या दिया गया है, के, और कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर है और कंसंट्रेशन ऑफ बी का क्यूब है, ठीक है। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ये R1 हो जाएगा। ओके बच्चों, इतना तो हो गया, ठीक है। अब मैंने आपको, देखिए जो दिया गया समीकरण था यानी रेट था, ये तो आप लोगों ने लिख लिया। अब मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि भाई सांद्रता का सूत्र क्या होता है, सांद्रता का फॉर्मूला क्या होता है। तो सांद्रता बराबर जो है मोल बटा आयतन होता है लीटर में, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर जो आयतन है यानी ये जो वॉल्यूम है ये आधा हो जा रहा है, ठीक है, आधा हो जा रहा है। तो सांद्रता क्या होगी बच्चों, इन्वर्सली रिलेशन है ना, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी आयतन अगर 1/2 हो जाता है यानी आधा हो जाता है, तो सांद्रता क्या होगी, ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, 2 हो जाएगा। इतना तो समझ गए। अगर आयतन ये आधा है तो सांद्रता क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच इन्वर्सली रिलेशन है, इन्वर्सली। इतना तो समझ गए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से अब R2 कैसे लिख सकते हो, यानी R2 बराबर K, ठीक है। अब देखिए पहले सांद्रता क्या था, A का पावर 2 था, लेकिन अब जो है 2 गुना हो जा रहा है ना सांद्रता, देखिए 2 गुना हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा, और इसका पावर अब स्क्वायर कर दीजिएगा। फिर से यहाँ पर 2B कर दीजिएगा और इसका पावर क्यूब कर दीजिएगा। तो यहाँ से R2 बराबर K, अब देखिए 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 हो जाएगा, और A स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है इसको कॉन्सेंट्रेट कर दीजिएगा, यानी इस तरह रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार देखिए फिर 2 का क्यूब कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये B की सांद्रता हो जाएगी, उसका पावर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से R2 बराबर देखो तो 4 8 32 हो जाएगा, और फिर ये K को लिख दो, और फिर A का सांद्रता है इसका पावर स्क्वायर कर दो, और ये B का सांद्रता है इसका पावर क्यूब कर दो, ठीक है। तो यहाँ से R2 बराबर 32। अब देखिए तो इतने की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, K और A की सांद्रता का पावर 2 और B की सांद्रता का पावर 3, इतने की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए तो इतने की जगह R1 लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। तो बच्चों हमारा आंसर आ चुका है। तो अब आप ही बता दीजिए, देखिए पूछा है कि जो मूल दर की तुलना में जो अभिक्रिया की दर होगी, नई अभिक्रिया की दर होगी, वो क्या होगी। तो बच्चों जो नई अभिक्रिया की दर आई है यानी R2 जो आई है वो मूल दर की अभिक्रिया के 32 गुने के बराबर होगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपके इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों अगला प्रश्न है, और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा बच्चों। तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। आवर्त सारणी में इसका स्थान क्या होगा, यानी इस तत्व का स्थान क्या होगा। यानी आवर्त 3 होगा, वर्ग 5a होगा, या आवर्त 5 होगा, वर्ग 3a होगा, या आवर्त 3 होगा, या वर्ग 7a होगा, या आवर्त 2 होगा, या वर्ग 7a होगा। बच्चों कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, बताइए। तो देखिए बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को बता दें कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये 2 प्रकार से निकाला जाता है। यानी एक तो प्रकार होता है KLMN के रूप में हम लोग निकालते हैं, है ना, और एक निकालते हैं SPDF के रूप में। तो यहाँ पर देखिए SPDF के रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है, और आपको ये बताना है कि ये तत्व का एटॉमिक नंबर पहले बताना होगा, उसके बाद पता चलेगा कि वो किस आवर्त में है और वर्ग संख्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक ज्ञात करने के लिए जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की मदद ली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है 1s2 2s2 2p6, ठीक है, और 3s2 और 3p5, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पर ध्यान से समझना है। तो देखिए तो यहाँ पर पहले हम लोग ये पता कर लेते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होगा इस तत्व का। तो पहले इलेक्ट्रॉन देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो देखिए तो 5 2 7 7 और 6 13 13 2 15 15 2 17, यानी एटॉमिक नंबर क्या होगा बच्चों, एटॉमिक नंबर 17 होगा, ठीक है।
एटॉमिक नंबर तो पता कर लिए 17 है। और 17 किसका होता है ये भी जानते होंगे आप लोग, क्लोरीन का होता है। ठीक है, तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 होता है। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए इसके के सेल में, एल सेल में, एम सेल में और एन सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो बच्चों अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लोग के एल एम एन के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे, यानी देखिए इसका एटॉमिक नंबर जो है कितना होता है, 17 होता है, ये तो जानते हैं। तो इसके के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और एल सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो 2 और 8 10। अब इसको और कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 7। उसके बाद ये पूरा इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं 2 8 17 कितना, 2 8 7 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। यानी इसके के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एम सेल में वैसे तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, बट इसको 7 की ही ज़रूरत है ना, क्योंकि फिर से इसको काउंट कीजिएगा, देखिए 2 और 8 10 और 7 17 तो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इतना तो समझ लिए, बस इतना पता चल गया तो आंसर आ चुका। ठीक है, इतना पता चल गया। तो अब यहाँ आवर्त जो है और वर्ग निकालना है आपको, है ना। तो देखिए बच्चों, तो देखिए ये हमारा पहला आवर्त हो गया, ये दूसरा आवर्त हो गया, ये तीसरा आवर्त हो गया। तो यहाँ से अगर मैं पूछूँ आवर्त कितने हुए, तो 3 आवर्त हो गए। ठीक है, यानी यहाँ से पता चल गया कि 3 आवर्त हो गए। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ अंतिम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वही वर्गों की संख्या हो जाएगी। तो देखिए, तो अंतिम कोष क्या है, यही है ना। तो अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है, तो वर्ग क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा वर्ग। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, तो 3 आवर्त और 7 वर्ग है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का। बच्चों समझ में आया ये क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास में इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इस क्लास को एक लाइक दे दीजिएगा। और हर बार की तरह इस बार भी जो है क्लास का फीडबैक वीडियो के कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा, यानी आपके एक फीडबैक से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन फील होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में नई जोश नई उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर।